गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी 9th क्लास की सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पर शासन करने वाले जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम है इस देश को चलाने के लिए, उनका नागरिकों और सरकार दोनों को ही उसका उपयोग करना होता है, उन नियमों का पालन करना होता है। और ऐसे जितने भी नियम बने हुए हैं उन नियमों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। यहाँ डिफाइन कर देता हूं मैं, संविधान किसे कहते हैं। जो संविधान है वो क्या है? संविधान वो कानूनी पुस्तक है जिसमें सरकार व लोगों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें क्या है, किसी भी देश का जो संविधान है वो उस देश में रहने वाले जो लोग हैं और उस देश का जो शासन चलाने वाली जो सरकार है उनके अधिकार कि वो कौन कौन से अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ में उसके कर्तव्य कि इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इन कर्तव्यों का भी क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो उनका जो सम्मिलित रूप है, उन कानूनों का जो सम्मिलित रूप है उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमें उसका क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और जब उस संविधान के अंदर अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो या आम नागरिक हो, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो देश का जो सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से जो संविधान है वो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का भी क्या कर देता है? निर्धारण कर देता है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर हम जो संविधान निर्माण के जो आदर्शवादी जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान की जरूरत हमें पड़ी तो फिर संविधान को बनाया कैसे जाता है, फिर जब बनाया जाता है तो फिर हम इस पर्सन को भी यहाँ पर समझेंगे कि उसे फिर बनाता कौन है, फिर हम ये देखेंगे उसको बनाने का तरीका क्या है। तो किसी भी लोकतांत्रिक जो देश है उसके संविधान को आकार देने के लिए हम कौन कौन से मूल्यों का इस्तेमाल करते हैं, और एक बार अगर संविधान बन जाता है तो क्या हम बाद के अंदर जो स्थितियां बदलती है उसके अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो हाल ही के दिनों में इस चैप्टर के अंदर एक एग्जाम्पल उठाएंगे हम, किसका? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान का। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान निर्माण का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नसीहत थी पूरे विश्व के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच जो आंदोलन चला अधिकारों को लेकर के, उसने पूरी दुनिया को जो है प्रभावित किया। तो इसलिए हम इस पाठ की जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? अफ्रीका से करेंगे, दक्षिणी अफ्रीका से करेंगे। और वहां एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने इस सारी प्रोसेस को जो है पूर्ण किया, और वो व्यक्ति था नेल्सन मंडेला। कि किस प्रकार उसने संघर्ष किया वहां की श्वेत सरकार के लिए, श्वेत सरकार से, और किसके लिए किया था? अपने अश्वेत लोगों के लिए जिनको वहां पर कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। तो आइए हम वहां देखें कि अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, अफ्रीकी लोगों ने किस तरह संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में पहले इसी अनुभव पर क्या करेंगे? गौर करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके पीछे के जो मौलिक विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहुंचते हैं
दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, जो द साउथ अफ्रीका है उसके अंदर जो लोकतांत्रिक जो संविधान बना वो कैसे बना। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कथन से शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला के। उसने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो, और मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत भी पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। ये जो वक्तव्य मैंने आपको अभी सुनाया है, ये सारा का सारा जो वक्तव्य है ये उस महान नेता का कथन है, जिस महान नेता का नाम क्या था, नेल्सन मंडेला। ये तस्वीर में जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर नेल्सन मंडेला, ये जो कथन मैंने आपको कहे हैं ये सारे के सारे कथन इसके थे। तो नेल्सन मंडेला का जो ये कथन आया था ये अफ्रीका के अंदर गोरों की जो सरकार था उसके खिलाफ था, और जैसे ही उसने ये कथन दिया तो वहाँ की सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे में यानी कि देशद्रोही करार दे दिया इनको। देशद्रोही कौन होता है? जो देश के कानून का क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं, देशद्रोही की। तो देशद्रोही का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज कराया और इसके अन्य 7 जो साथी थे उनको भी 1964 के अंदर रंग भेद के खिलाफ चलाने वाली जो शासन व्यवस्था वहां चल रही थी उसका विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और अगले 28 वर्षों तक, ये व्यक्ति कितने वर्षों तक, अगले 28 वर्षों तक अफ्रीका के अंदर एक जगह है रोबेन द्वीप। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, कौन सा द्वीप है, रोबेन द्वीप। उस द्वीप के अंदर इसको 28 साल तक क्या करके रखा गया, कैद करके रखा गया। किसके कारण? देशद्रोह के मुकदमे के कारण। वहां की सरकार ने कहा कि यह सरकार का तख्ता पलट कर देना चाहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ की ऐसा क्या किया था उसने, ऐसा क्या विरोध दर्शाया था नेल्सन मंडेला ने कि उसे 28 साल तक उसके साथ साथियों के साथ रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया। तो आइए हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ रंग भेद समझाएंगे। रंग भेद का मतलब था काले व गोरों के बीच भेद। अब वो मैं समझा देता हूं। ये जो काले जो लोग थे ये थे अफ्रीका के मूल निवासी, अफ्रीका के मूल निवासी थे, और ये जो गोरे लोग थे ये यूरोपियन लोग थे। कौन लोग थे? यूरोपियन लोग थे, जिन्होंने क्या किया था, अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया था, वहां के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिया था, राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो वो लोग कौन थे? गोरे थे जो शासन चलाते थे। तो इन दोनों के बीच में जो भेदभाव था वो किसके आधार पर हो रहा था? रंग के आधार पर। इसलिए उसको क्या बोला गया था? रंग भेद। और ये कब हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर बहुत सी यूरोपियन कंपनियां व्यापार करने के लिए गई थी। कहां पर गई थी? अफ्रीका में गई थी। और वहां जाने के बाद उन्होंने क्या किया था? अपने हथियारों से और जोर जबरदस्ती से उन लोगों को गुलाम बना लिया, जैसा कि उन्होंने किसको बनाया था? भारत को बनाया था। भारत भी किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। तो जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाया था, वैसे ही अंग्रेजों ने किसको गुलाम बना लिया? अफ्रीकियों को। पर भारत के अंदर थोड़ी सी जो स्थिति थी वो क्या थी? उलट थी। क्यों थी? क्योंकि काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग क्या हो गए थे? अफ्रीका में बस गए थे। भारत में तो वो नहीं बसे थे इतनी मात्रा में, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में वो लोग क्या हो गए थे? बस गए थे। और उन्होंने क्या किया था? स्थानीय शासन को अपने हाथ में लिया। जब उन्होंने हाथ में लिया तो रंग भेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर क्या किया? बांटा। अभी मैंने आपको बताया था जिनकी वहां पर 3 महत्वपूर्ण लोग आ गए। फिर एक तो कौन थे? काली चमड़ी वाले। एक कौन से थे? मिश्रित। कौन सी चमड़ी थी? मिश्रित। ना तो वो काले थे और ना ही क्या थे? गोरे। और तीसरी वहां पर कौन थी? गोरी चमड़ी। अब काली कौन सी थी? स्थानीय थे। और ये जो मिश्रित गई थी ये भारतीय लोग गए थे। यानी कि एशिया महाद्वीप से जिन लोगों को क्या बना करके ले जाया गया था? गुलाम बना करके लेके गए थे। उन लोगों की चमड़ी कैसी थी? मिश्रित थी। नीली चमड़ी भी हम उनको क्या है कह सकते हैं, रंगीन चमड़ी वाला बोला जाता था उनको। क्या बोला जाता था? रंगीन चमड़ी। मिश्रित चमड़ी वाले का दूसरा नाम क्या था? रंगीन चमड़ी। तो 3 प्रकार के लोग वहां थे। तो उसमें शासन चलाने का अधिकार किसके पास था? वहां गोरी चमड़ी वाले लोगों के पास था।
तो गोरे शासक ने क्या किया, वहां जो गोरों के अलावा जो रहने वाले लोग थे उन सबको उसने क्या माना, अपने से छोटा माना, चाहे वो रंगीन चमड़ी वाला था चाहे वो काली चमड़ी वाला था। उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। जब भी सरकार का चुनाव होता था तो इन लोगों को किसका अधिकार नहीं था, वोट देने का। वोट का अधिकार नहीं था इन लोगों को, कभी भी वोट का अधिकार नहीं। और दूसरा कौन सा नहीं था, संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। किसका अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। वो अपने विचारों को क्या नहीं कर सकते थे, अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते थे। एक ही अधिकार नहीं है, उन्हें बहुत से अधिकारों से क्या रखा गया था, वंचित रखा गया था। और रंग भेद की जो शासकीय नीति थी वो अश्वेतों के लिए क्या थी, दमनकारी थी। अब दमनकारी क्या थी, वो लोग गोरों की बस्तियों में नहीं जा सकते थे। पहली जो प्रॉब्लम थी वह क्या थी, नंबर 1, गोरों की बस्ती में न जाना, गोरों की बस्तियों में न जाने देना। उसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान थे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं करने में क्या था, बता देता हूं। रेलगाड़ी में नहीं चढ़ सकते थे, पार्क होता था उसमें नहीं घूम सकते थे, जो रेस्तरा होते थे, सिनेमा घर होते थे, पुस्तकालय होते थे, कॉलेज होते थे, हॉस्पिटल होते थे, स्कूल होते थे, बस स्टैंड होता था, उनके अंदर वो लोग क्या नहीं कर सकते थे, जा नहीं सकते थे। और अगर जाते थे तो उन गोरे और काले दोनों के लिए इंतजाम क्या होते थे, अलग अलग होते थे। तो जो काले लोगों को, गोरों के लिए जो आरक्षित जगह थी, यहां तक कि उनके गिरजाघर में भी वो नहीं जा सकते थे, उनको संगठन बनाने की भी कोई इजाजत नहीं थी। तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी उन्हें क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। तो 1950 से ही जो अश्वेत थे या रंगीन चमड़ी वाले जो लोग थे और भारतीय मूल के जो लोग थे, रंग भेद की जो प्रणाली थी उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की, और भेदभाव वाली जो शासन प्रणाली है उसका भी उन लोगों ने क्या किया, विरोध किया। और ये सारे के सारे एक संगठन के नीचे इकट्ठे हुए जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इन्होंने एक दल का गठन किया जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इसका गठन करके इसके झंडे के नीचे जो है ये लोग क्या हो गए, शामिल हो गए। और इसके अंदर अनेक मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी क्या हुई, शामिल हुई। और अनेक जो समझदार लोग थे, जो संवेदनशील गोरे लोग थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। वो भी चाहते थे कि रंग भेद की नीति को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई और अनेक देशों ने इस रंग भेद की नीति की भी क्या की, आलोचना की। और इस व्यवस्था के खिलाफ दूसरी जो देशों की सरकार थी उन्होंने भी आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की क्या कर दी, हत्या कर दी और दमन करते हुए अपना शासन क्या रखा, जारी रखा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है एक नए संविधान की ओर, कि किस प्रकार जो है अफ्रीका के लोग जो एक नए संविधान की ओर बढ़े। तो रंग भेद की नीति के खिलाफ जो संघर्ष और विरोध बढ़ता जा रहा था, तो सरकार को अभी एहसास होना शुरू हो गया कि अगर हम बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती इनके साथ करेंगे तो हम काले लोगों के ऊपर अपना शासन नहीं चला सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या किया, बदलाव किया। और भेदभाव वाले वो बदलाव क्या किया, पहला जो महत्वपूर्ण था वो बदलाव था भेदभाव वाले कानूनों को समाप्त कर दिया। कानून को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या था, राजनीतिक दलों की पाबंदी समाप्त कर दी। राजनीतिक दलों पर लगी पाबंदी भी क्या कर दी, हटा दी। इसके अलावा तीसरा उन्होंने क्या किया, जो मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। चौथी खास बात क्या हुई, नेशनल मंडेला को किसको हटा दिया गया, नेल्सन मंडेला को क्या किया गया, जेल से क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और आखिरकार बड़ा इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता रहा हूं, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को अफ्रीका क्या बन गया, गणराज्य। यानी कि ये वो चार जो मैंने आपको यहां बदलाव बताए थे, उन चार बदलावों के बाद 26 अप्रैल, कई बार ये प्रश्न आ जाता है अफ्रीका गणराज्य कब बना, तो कब बना,
26 अप्रैल 1994 को। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको राउट डाउन भी आप करेंगे। और जो बदलाव आए थे संघर्ष की नीति के खिलाफ, वो बदलाव मैंने आपको चारों बता दिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। और ये दुनिया के लिए एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिणी अफ्रीका जो है वो एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया, और रंग भेद वाली जो शासन व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। और अब पहली बार सारी की सारी नस्लें जो है वो मिलीजुली सरकार का रास्ता क्या कर चुकी थी, खोल चुकी थी। ये सब कैसे हुआ, अचानक ये कैसे हुआ? तो आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, वो पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेशनल मंडेला। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, नई अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति कौन बना? कौन बना? तो नेल्सन मंडेला। आइए हम उसी के मुख से ये शब्द सुनते हैं। उसने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो रंग समूह वाली शासन व्यवस्था की जगह अब क्या होगी, शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत है। यानी कि दोनों के दोनों जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, वो दोनों अब शांतिपूर्वक तरीके से क्या करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पे सहमत हो गए हैं। क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसत पर भरोसा था और वे इसे मानने को क्या थे, तैयार थे। और मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग अब कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का क्या है, आधार है। इन कथनों के साथ जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति ने देश के अंदर एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। और नए लोकतांत्रिक जो अफ्रीका था उसके उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि वो सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो उनके ऊपर जुल्म ढाए हैं उनको वो भूल जाएं, उनको क्या कर दें, वो समाप्त कर दें, उनको भूल जाएं और गोरों को क्या कर दें, माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब हम सभी नस्लें क्या करेंगे, स्त्री और पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित एक नई अफ्रीका देश का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एक पार्टी ने दमन और नरशंस जो हत्याएं की थी उसके जोर पर जो शासन किया था, अब जो दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में उसकी अगुवाई की है। और एक नए संविधान के निर्माण में दोनों की दोनों ये जो पार्टियां थी वो क्या हुई, एक साथ में बैठी। और 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान अफ्रीका के अंदर ही नहीं है, दुनिया के और लोगों ने भी आज तक नहीं देखा था। इस संविधान में उन्होंने नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए, उन्होंने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं थे ऐसे अधिकार। साथ में उन्होंने फैसला किया कि मुश्किल मामले के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा और दुष्ट मानकर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा, बहुत बुरा। इस बात पर सहमति बनी, पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब वे हर समस्या के समाधान में सबकी क्या होगी, भागीदारी होगी। और अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना इस भावना की सबसे खूबसूरत व्याख्या करती है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक लोग थे वो प्रेरणा लेते हैं। और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए आलोचना की जाती थी, निंदा की जाती थी, अब उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में लोग देखते हैं। यह काम अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे जो अनुभव थे उनको उन्होंने क्या किया था, आगे के इंद्रधनुषी समाज को बनाने में एक सबक के रूप में इस्तेमाल किया। और क्या किया उन्होंने, एक बार फिर नेशनल मंडेला के शब्द को हम समझ सकते हैं यहाँ पर। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है जिसके अंदर अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की क्या नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। और अपने देश और उसके सभी नागरिकों के वास्तविक अर्थों में साझा करने के घोषणा पत्र भी हैं। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष यह देश के पूर्ण रूप से क्या है, नागरिक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजंस रहते हैं जिसके कारण हम संविधान को क्या करते हैं, मांगते हैं, संविधान की जरूरत को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।